हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुका था इनका, केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरुआत करना है आज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketones which are collectively called carbonyl compounds. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शंस, कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे या नहीं, और यदि होंगे तो किस तरह के रिएक्शन होंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में कई तरह के रिएक्शंस हम लोग देखे हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंडेंसेशन, पेरीसाइक्लिक, रीअरेंजमेंट, आइसोमेराइजेशन, ऐसे कई रिएक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कॉमन है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन रिएक्शंस को करते हैं। सिंपल सी बात है। तो और सब रिएक्शन होने का अलग अलग कंडीशन है, सब रिएक्शन होने का अलग अलग कंडीशन है, जो ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं। तो यहाँ हम लोग दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहला कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्टिव क्यों हैं। जैसे हमने देखा पीछे अल्केन्स अल्कीन्स को जब कर रहे थे, तो अल्केन्स में हमने पढ़ा था कि ये लिस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। सबसे कम रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि कोई होता है तो अल्केन, और उसका साफ वजह था कि अल्केन में ना तो किसी भी एटम पे कोई लोन पेयर है, ना तो किसी एटम के बीच कोई मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिविटी इन दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। एक लोन पेयर हो तो लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा, पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड यदि सेम एटम के बीच है तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और अलग अलग एटम के बीच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब जिस मॉलिक्यूल में ना तो पाई बॉन्ड है, ना तो लोन पेयर है, ना कोई हेट्रो एटम दिख रहा है, तो ऐसे कंपाउंड का रिएक्टिविटी होगा ही नहीं बहुत ज़्यादा। और यही वजह था ना जिसके चलते हम लोग अल्केन्स को पैराफिन्स कहते थे कि वे कम रिएक्टिव होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेक करेंगे। तो अभी जो बात हम बोले उस आधार पे थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा कि इन दो चीज़ों को हम गौर किए हैं, एक लोन पेयर को और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड को, पाई को। और ये दोनों चीज़ अल्डिहाइड कीटोन में है। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है। और यदि यहाँ ये दोनों आ रहा है, इसका साफ सा मतलब हुआ कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वे रिएक्टिव होंगे, मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोकार्बन्स। अब रिएक्टिव होंगे तो बताए कि वजह क्या है, सो फिर थोड़ा डिस्कशन के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर रिएक्टिव हैं तो किस प्रकार के रिएक्शंस इनमें होता है, किस प्रकार के रिएक्शंस कॉमन हैं इनमें। तो उसके लिए कार्बोनिल ग्रुप को जरा देखा जाए। द रिएक्टिविटी ऑफ aldehydes and ketones is due to the number one, polarity of carbonyl group, और नंबर टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इन दो वजह के चलते जो है कार्बोनिल कंपाउंड से अल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्टिव है। तो दोनों को जरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। नंबर वन, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसे तो अभी देखे ही हम लोग कि कार्बोनिल ग्रुप मीन्स या C डबल बॉन्ड O, और O पे ऐसा दो लोन पेयर ऐसे। अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अधिक। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि अधिक है तो बीच में यह जो डबल बॉन्ड है सिग्मा और पाई, तो यह पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर सकता है, अपने नहीं करेगा, कोई रिएजेंट आएगा तो। अभी नेचर समझने के लिए हम लोग देख लें। तो अभी हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड O
3 लोन पेयर माइनस बदले में कार्बन पे प्लस, और ये साफ माइनस प्लस दिख रहा है, यहाँ दिखाओगे तो पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस, पोलर, और यहाँ तो ज़्यादा ही पोलर हो गया। जब चार्ज सेपरेट हो गया तो हम लोग को पोलैरिटी साफ साफ नज़र आ रहा है अब यहाँ। अब ऐसा करने से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि इसका जो कार्बन है वह कहीं ना कहीं हो गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब प्लस चार्ज आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है यहाँ। और यह जो ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर तो था ही, अब नेगेटिव भी आ गया है, बढ़ भी गया इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यह हो गया है इलेक्ट्रॉन रिच। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वह इलेक्ट्रोफाइल है, तो यह कार्बन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, और जिस पर ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वह इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किस नेचर का हुआ, वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। ऐसे तो कार्बोनिल ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को यदि विड्रॉ करता है तो ऐसा करने से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और यही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि जहाँ भी ये दो तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये रिएक्टिव होंगे, यही तो होता है पूरा ऑर्गेनिक में। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे कर रहा है, यही चीज़ होते रहता है। और यह दोनों बात कार्बोनिल ग्रुप में है, कार्बोनिल कंपाउंड में है, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में है। तो एक वजह ही हो गया। अब यदि यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली यहाँ कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ कौन अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया जाएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से या किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। हालांकि कार्बोनिल कंपाउंड का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह इस ऑक्सीजन के वजह से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी ऐसा हम लोग समझें कि ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है तो कोई प्लस कोई ले सकता है। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है दूसरे वजह से होता है, जो अभी हम लोग देखते हैं तुरंत से। तो ये पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वाला बात हम लोग को समझ में आया। अभी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनमें अल्फा हाइड्रोजन समवॉट एसिडिक नेचर का है। तो कार्बोनिल है मतलब कि C डबल बॉन्ड O हुआ, इधर कोई ग्रुप होगा मतलब अल्डिहाइड है तो H होगा, नहीं तो कोई अल्काइल एराइल होगा। और यहाँ मान लो ऐसा कार्बन और इसमें हाइड्रोजन, तो यह जो कार्बोनिल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि यह अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिडिक होने का मतलब हुआ कि यह आसानी से रिलीज होगा यहाँ से H+ के रूप में, H+ के रूप में जो है आसानी से यहाँ से निकल सकता है, बाहर जा सकता है, रिलीज हो सकता है। तो कैसे होगा देखो, यह जो C डबल बॉन्ड O है दिस वन, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दो वजह से, -I इफेक्ट भी शो कर सकता है और दूसरा -R इफेक्ट भी शो कर सकता है। इन दो कारणों के चलते जो है यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने का मतलब हुआ कि ऐसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ। रीजन ऐसे है ना कि ऑक्सीजन तो पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एक तो पाई को भी विड्रॉ कर सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा बहुत विड्रॉ करेगा। तो उसे होने से कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होने से मतलब कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव आने लगेगा। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे चूंकि पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो इसके वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके तुलना में बढ़ जाएगा। तो फिर यह कार्बन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो फाइनली फिर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगा।
और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगा तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऐसा। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मतलब कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या कार्बन ले ही लेगा, क्या कि इसको देना है आगे, आगे इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हाइड्रोजन तो सस्ता है, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भाई हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो कहीं भटकेगा नहीं। यदि मीडियम में कोई बेस प्रेजेंट है या वैसा कोई स्पीसीज इस पर नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा। तो इस तरह के हाइड्रोजन को ही हम लोग कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो सके। और ये तभी हो सकता है जबकि उसका कार्बन मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो तब। तो ऐसा करने से अब तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ऐसे। अभी कार्बन पे देखोगे तो आ जाना है माइनस चार्ज इस पे, इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 2 3 4 5 हो गए। तो फाइनली फिर यह 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, E जाएगा यहाँ। तो ऐसा करने से ये हो गया डबल बॉन्ड CO पर माइनस, और इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन। अब तुम इस सिस्टम में देखोगे, इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में कहीं कोई कार्बन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो कुछ और ही है, बल्कि यह पूरा का पूरा सिस्टम अब फुली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। क्योंकि एक तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरा ऑप्शन पे नेगेटिव है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव होने की वजह से अभी पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से अब यह एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड के तुलना में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है उसका इनोलेट फॉर्म, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है उसका इनोलेट फॉर्म। जैसे इस तरह का बात यदि पूछा जाए कि CH3 COH और CH2 CO-H, कि बताओ इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? तो ऑब्वियसली दिस इनोलेट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इनोलेट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड। और वजह साफ है कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इस वजह से है कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया ये कार्बन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अभी ऑप्शन इसका इलेक्ट्रॉन क्या कीजिएगा, इस पर तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये कार्बन पे प्लस नहीं आएगा, इस पर भी प्लस नहीं आएगा, और कहीं किसी पे कोई प्लस नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। सो एक इनोलेट आयन कार्बोनिल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और यह इनोलेट ही है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि उसका इनोलेट। और इनोलेट कब बना, यहाँ हम लोग देखें जब उसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो वहाँ से हटा, तब अल्फा कार्बन ही एसिडिक होगा। हाँ, बगल में इधर कार्बन है तो उसका भी हाइड्रोजन एसिडिक होगा। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ से दूर जाते जाओगे कि यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हुआ C डबल बॉन्ड O का, इसके बगल में कार्बन है अल्फा, इसके बगल में कार्बन है बीटा, इसके बगल में कार्बन है गामा डेल्टा, ऐसे करके, तो अल्फा ही एसिडिक होगा ज़्यादा, बीटा नहीं होगा, क्योंकि यह कार्बोनिल से दूर है ना, और दूर है तो बताया कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इधर कम होगा, और जाओगे तो और दूर, और जाओगे तो और ऐसे। तो जो जस्ट बगल में होता है, जस्ट बगल में मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट बगल में जो है कार्बन का हाइड्रोजन, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन, वही ज़्यादा एसिडिक होगा। और वही ज़्यादा एसिडिक होने का वजह बता दिए हम, या जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो, कि डिस्टेंस बढ़ने से जो है घटते जाता है। आखिर ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट कर रहा है, रेजोनेंस तो ना के बराबर है यहाँ ऐसे। तो समझ गए कि इन दो कारणों से, एक पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन सही बात तो है नहीं। बात है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है वह उसका इनोलेट फॉर्म है, इनोलेट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल है। मतलब कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जुड़ता है ना तो जाकर के इस ऑक्सीजन में नहीं जुड़ता, बल्कि यहाँ इस कार्बन से जुड़ता है। आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग सीखे कि इनोलेट आयन जो बना अल्फा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से,
वह बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, और नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है तो फिर वह एक इलेक्ट्रोफाइल ही होगा बस। तो ये हुए कि ये केमिकली रिएक्टिव क्यों हैं। पोलर नेचर और अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर, ये दो कारण से। अब आता है कि किस तरह के रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो हम लोग देख ही लिए कि एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो बताया कि मोस्टली जो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। जो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये किस नेचर के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं तो इनमें अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। इसलिए सबसे कॉमन रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है वो पहला यही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दूसरा जो कॉमन रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन रिएक्शंस। इतने वैरायटी का रिएक्शन और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होता है। आप हेलो अल्केन ही पढ़े तो हेलो अल्केन में आप कितना रिएक्शन पढ़े, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े, रिएक्शन विथ मेटल पढ़े, मेन तो यही दो था। उसके अलावा आइसोमेराइजेशन तो और भी जो था वो सब तो उतना कॉमन नहीं था, दो टाइप का रिएक्शन डोमिनेट कर रहा था वहाँ। लेकिन इसमें देखो वैरायटी ऑफ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसे कई रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी इनमें काफ़ी कॉमन है। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस है, 6 वैरायटी के रिएक्शंस कॉमनली ये कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन। हाँ, और यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है तो और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, तो ये 7 टाइप के रिएक्शंस को कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, सोचो। और सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, सब रिएक्शन। क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से भी पूछा जाता है, कंडेंसेशन से भी पूछा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कॉमन ही है हर चैप्टर में। जहाँ भी बेंजीन रिंग आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ होगा। ऐसे तो ये सब में कॉमन है, यहाँ तक ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग एक एक करके जो है डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, और जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो एडिशन रिएक्शन होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं हम लोग। कि द एडिशन रिएक्शंस विच आर ब्राउट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कॉमन होते हैं वैसे कंपाउंड्स में जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो कार्बन और एक हेट्रो एटम के बीच, मतलब हेट्रो ग्रुप के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो। कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन सल्फर मल्टीपल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड्स में यह रिएक्शन बहुत कॉमन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है, क्योंकि वे खुद न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं उस केस में, इसलिए वे मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं।
तो अब होगा क्या, कैसे होगा रिएक्शन, ज़रा ध्यान से देखोगे। C डबल बॉन्ड O, यह कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को दिखाया गया है केवल, दोनों तरफ जो ग्रुप होगा उसी तरफ पे कभी एल्डिहाइड कभी कीटोन हो जाना है ऐसा। पीछे हम लोग देख चुके हैं इसका शेप ट्रायगोनल प्लानर, ये जो एंगल होता है यहाँ 120 के आसपास होगा, हालांकि थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के चलते रिपल्सन होता है, तो यह एंगल यहाँ 120 से ज़्यादा होगा, ये हल्का कम होगा 120 से, अप्रॉक्स 120 हम लोग लेकर के चले। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि यह है पोलर ग्रुप, O पे माइनस और C पे है प्लस ऐसा। अब यदि यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो इस रिएजेंट के वजह से जो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है पाई वो शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे। तो यदि किसी रिएजेंट के आने से पाई बॉन्ड शिफ्ट करे तो यह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। तो बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, लेकिन यह जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा जाके कार्बन पे। तो पाई बॉन्ड कहीं और शिफ्ट करे और ग्रुप कहीं और अटैक करे, तो ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक को तो हम लोग फिर माइनस ही इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और कुछ ऐसा बनेगा, C यहाँ जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ ही O पे आ गया माइनस। अभी प्रोडक्ट तो नहीं बना है, या अभी प्रोडक्ट तो नहीं बना है क्योंकि O पे माइनस है, तो यह बेसिकली एक इंटरमीडिएट हुआ ऐसे। लेकिन हम लोग पढ़े कि किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट तो वह होता है जिसमें अटैकिंग ग्रुप और जो जिस पे अटैक हो रहा है उसके बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड ऐसा कभी बनता ही नहीं है। पहले तो वह ग्रुप अप्रोच करता है ना भाई, तो पहले तुम इसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे मतलब कि यह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, ऐसे दिखाओगे पार्शियल माइनस। और इसका बॉन्ड एकदम डायरेक्ट से शिफ्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ भी पार्शियल लगा, और यहाँ डायरेक्ट से माइनस नहीं आएगा तो पार्शियल माइनस ऐसे, इस तरह से दिखाओगे। तो अब इसे इंटरमीडिएट ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो फुली नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव है, और फिर यहाँ से बनाओगे आप इंटरमीडिएट ऐसा, O पे माइनस और यहाँ जोड़ोगे न्यूक्लियोफाइल। अब यह इंटरमीडिएट हुआ जिसमें पूरा का पूरा बॉन्ड बन रहा है ऐसा। देन फाइनली क्या होगा कि यह जो O जिस पे कि माइनस है ये कहीं से प्लस लेगा। जनरली सॉल्वेंट का प्रोटोन लेता है, वाटर यदि है कोई भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट तो फिर उसका प्लस लेगा ऐसे। यहाँ से OH माइनस बाहर हो जाना है तो यहाँ आ जाएगा ये OH और ये बन जाएगा प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल ऐसा। अब इस रिएक्शन से हम लोग को कंक्लूजन क्या लाना है, इस बात को फिर सीखो और ध्यान दो। इस रिएक्शन से जो है हम लोग को कंक्लूजन क्या लाना है, तो कंक्लूजन दो चीज़ का लाना है। नंबर 1 कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ कितना कंफर्टेबल होकर के अटैक कर रहा है फर्स्ट नंबर में, और नंबर 2 कि जो बीच में यह ट्रांजिशन स्टेट बना इसका स्टेबिलिटी क्या है। बस यही दो चीज़ पे डिपेंड करने वाला है प्रोडक्ट का नेचर और इस रिएक्शन का रेट। न्यूक्लियोफाइल कितना आसानी से अटैक कर पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह जो कार्बन था वो तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, यह जो कार्बन है यहाँ वह किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो यह इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिसाइड करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ईज को, कि कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज़्यादा होगा वह न्यूक्लियोफाइल उतना ही बेहतर तरीके से इस कार्बन पे अटैक करेगा और रिएक्शन को आगे बढ़े। क्योंकि पहला स्टेप तो यही है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम रहेगा, कार्बन पे उतना पॉजिटिव चार्ज होएगा ही नहीं, तो क्यों यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैक्टर यहाँ यही है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करना, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डिपेंड किया इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन मीन्स कार्बोनिल कार्बन। दूसरा, जैसा कि हम बताएं कि अभी जो यहाँ कार्बन इसके अगल बगल जो ग्रुप्स हैं उसके बीच का एंगल तकरीबन 120 डिग्री के आसपास है,
लेकिन वही जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है तब जो यहाँ बॉन्ड बनता है, यहाँ लो चाहे यहाँ लो ऐसे, तो यह तो अब टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये नॉर्मली 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हुआ ऐसा। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बीच में बन रहा है या जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसमें एंगल है 109.28, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग में कार्बोनिल कंपाउंड था यहाँ एंगल था 120। इसका मतलब हुआ कि जब शुरू में मॉलिक्यूल है तो यार रिलैक्स्ड फॉर्म में है, क्योंकि एंगल ज़्यादा है, मॉलिक्यूल या ग्रुप दूर दूर होंगे, और ग्रुप्स दूर दूर होंगे मतलब कि रिपल्सन उनके बीच क्या होता है, कम होता है। लेकिन वही जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो अब ये ग्रुप्स नज़दीक आ गए, मतलब कि जो यहाँ 120 पे था, ई वाला ले लो, अब यही जा कर के 109 पे हो गया, तो पहले की तुलना में तो नज़दीक आ गया। और यदि ग्रुप्स पहले की तुलना में अब नज़दीक आ रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अब इनके बीच का रिपल्सन वाला फैक्टर भी यहाँ आएगा। तो तीन चीज़ अब हो गया। पहला इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस जो स्टेबिलिटी बताएगा इस इंटरमीडिएट का। और तब जाकर के फाइनली आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करोगे कि प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा, किस रेट से बनेगा और कैसे बनेगा। तो अब इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं कि जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इसमें, वो बेसिकली अब इन तीन चीज़ों पे डिपेंड किया। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। नंबर टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। नंबर 3 ये ग्रुप्स नज़दीक आ गए तो नज़दीक आने से अब इनके बीच का रिपल्सन होगा, और जब ऐसे कोई ग्रुप्स के बीच आपस में रिपल्सन हो तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। ऐसे तो यदि अब कोई पूछे कि बताओ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसका रेट, प्रोडक्ट का यील्ड किस पे डिपेंड करेगा, तो ये 3 पॉइंट हम लोग वहाँ कहेंगे। कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस, और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट पे आप प्रिडिक्ट करोगे रिएक्टिविटी किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तीनों बड़े टॉपिक्स हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा इन टॉपिक्स को, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से। बस अभी हम लोग समझ गए ना मेन बात मतलब कि हम लोग को डील क्या करना है और ये एक्टिविटी कैसे डिस्कस करना है, कैसे निर्धारित करेगा प्रोडक्ट का यील्ड और रिएक्शन का रेट। तो नेक्स्ट लेक्चर से इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।